उसमें हमने पिछले चैप्टर में देखे थे जो मैनेजरियल इश्यूज थे। इस वाले चैप्टर में हम बाकी डिपार्टमेंट्स का देख रहे थे कि क्या क्या इश्यूज, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकती हैं। तो हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट का देखा, उसके बाद हमने दूसरा फाइनेंस डिपार्टमेंट का आप देख रहे थे। फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो कहते हैं कि जो मेन चीज होती है ना, वो होती है आपकी बजटिंग और आपकी एस्टिमेशन। जो बजटिंग और एस्टिमेशन है वो अगर आपकी ऑन पॉइंट है तो फिर आप आगे जो स्ट्रेटेजी है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देखो, आपको लगा कि जो स्ट्रेटेजी हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, फर्ज करो मार्केट पेनिट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो मार्केट पेनिट्रेशन में यू फेल्ट के इतना पैसा हमें चाहिए होगा, इतना एडवर्टीजमेंट पर आएगा, इतना हम डिस्काउंट्स में दे देंगे, इतना वाउचर्स में, जिस तरह से भी है वो लगा देंगे। लेकिन अगर वो एस्टिमेशन ठीक नहीं है तो यू हैव टू फेस द इश्यूज। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो जो फाइनेंशियल बजटिंग होती है, उसमें वो कहते हैं कि सबसे पहले आप देखोगे कि कितने टाइम के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा आएगा कहाँ से। ठीक है। उसके अलावा बाज़ दफा वो कहते हैं कि फाइनेंशियल बजटिंग का प्रोसेस इतना ज्यादा हो जाता है कि उसमें काफी सारे पैसे लग जाते हैं। तो आपने जो बजटिंग करनी है उसको बहुत ही एफिशिएंटली करना है। उसके बाद वो कहते हैं बाज़ दफा बजट्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव को रिप्लेस कर देते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने यहाँ पे की। उन्होंने कहा कि आपने सोचा तो ये था कि आपको मार्केट डेवलपमेंट करनी चाहिए, लेकिन जब आपने पैसे देखे तो आपके पास इतना बजट ही नहीं था, तो आपने क्या किया, आप मार्केट डेवलपमेंट की बजाय किसी और स्ट्रेटेजी के लिए चले गए। तो बस हमारे जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं ना बच्चों, वो फिर हमारे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, मतलब उनको सामने रखते हुए हमें अपनी स्ट्रेटेजीज को सेट करना पड़ता है। उसके अलावा वो कहते हैं बाज दफा बजट पूरा होता है तो जो बाकी इनएफिशिएंसीज होती हैं वो उनको छुपा सकता है। ठीक है। वो कहते हैं कि आपने क्या किया, आपने सर्कमस्टांसेस को एवेलुएट करने की बजाय आपने कहा शुरू से हम जब भी मार्केट पेनिट्रेशन के लिए जाते थे, प्रोडक्ट लॉन्च करते थे, इतने इतने लाख में या इतने करोड़ में हमारा काम हो जाता था, अब भी हो जाएगा। तो हो सकता है अब सिचुएशन चेंज हो गई है। वो कहते हैं कि फाइनेंशियल बजटिंग करते हुए आपको सबसे पहले ये देखना है कि टाइम पीरियड कितना है, उसके लिए जो पैसे आएंगे वो कहाँ से आएंगे, कहाँ खर्च करने हैं, इनफ्लो आउटफ्लो दोनों डिस्कस करोगे। उसके अलावा उसके प्रोसेस को बहुत लेंथी नहीं करना। आपने बड़े बड़े जी फाइनेंशियल एनालिस्ट बुला लिए और उनको आपने इतनी इतनी सैलरीज दे दी और उसमें 2-4 महीने उसी में लगा दिए, तो ये मतलब रीजनेबली एक्सपेंसिव होना चाहिए। फाइनेंशियल बजटिंग पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि आपका जो बजट है वो ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स बनाते हुए पहले से ध्यान रख लो कि बजट कितना अवेलेबल है, उसके मुताबिक ऑब्जेक्टिव बना लो। फिर उन्होंने कहा कि बाज़ दफ़ा आप बजटिंग करते हुए क्या गलत काम करते हो कि आप उसको प्रेसिडेंट पर सेट कर देते हो कि पहले इतना लगे थे, अभी इतने लगेंगे, या इतना इनफ्लो, एक प्रोडक्ट लॉन्च की उसका ये रिस्पॉन्स आया तो अब दूसरी का भी यही आएगा। तो अगर इस तरह का आप कर रहे हो, वैल्यूएट नहीं कर रहे हो करंट सर्कमस्टांसेस को, तो भी आपकी बजटिंग फ्लॉड हो सकती है। और एक वो कह रहे हैं कि बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं बजट्स के थ्रू, हम कहते हैं कोई भी चीज़, जो कोई भी आइडिया हमारे पास आता है तो हम कहते हैं जी हमारे पास तो बजट ही नहीं है। तो बाज़ दफ़ा आप दूसरों को ऑप्रेस करने के लिए बजट का यूज़ करते हो, जिससे क्या होता है लोगों में फिर फ्रस्ट्रेशन, रिजेंटमेंट होती है, या वो उस कंपनी में काम नहीं करना चाहते या छोड़कर जाना चाहते हैं। जो बजटिंग है या फाइनेंसेस है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपकी एम्प्लॉई परफॉर्मेंस पर भी और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस पर भी। अब वो कहते हैं कि आप बजटिंग के लिए मोस्टली क्या करते हो, रेशियो एनालिसिस कर लेते हो, या फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हो, बैलेंस शीट वगैरह या इनकम स्टेटमेंट वगैरह, ये भी प्रोजेक्टेड होती हैं। ठीक है। मतलब आप पहले से एंटिसिपेट कर लेते हो। अब इन चीजों का साइड प्लीज। तो तीन चीजें आपके सामने आती हैं, आप देखते हो कि बिजनेस की वर्थ क्या है। एक चीज आपने ये देखना है कि फर्म के पास है क्या, एसेट्स क्या हैं। दूसरा, फर्म अर्न क्या करती है, रेवेन्यूज क्या है। तीसरा, फर्म मार्केट में क्या ला रही है, मार्केट शेयर क्या है, वहां से कितनी अर्निंग आ रही है, कॉस्ट निकाल के कितने प्रॉफिट्स बच रहे हैं। ठीक है। तो इसको वो कहते हैं कि अगर आप ये जानना चाहो कि आपका बिजनेस कितने को प्रॉफिट में जा रहा है और उसकी वर्थ क्या है, तो आप अपनी इक्विटी देख सकते हो। ठीक है, शेयर प्राइसेस वगैरह देख सकते हो। आप ये देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट्स कैसे आ रहे हैं। आप प्राइस अर्निंग रेशियो देख सकते हो। आप अपने शेयर्स को देख सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, देयर आर सो मेनी रेशियोज अवेलेबल, जो आप प्रॉफिटेबिलिटी या ये चीजें जांचने के लिए कर सकते हो। यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि जब आप स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बजटिंग है, और बजटिंग करने के बाद, उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद ये देखना कि आपने जो बजटिंग की थी वो एफिशिएंट थी, वो इफेक्टिव थी, वो एक्यूरेट थी या नहीं। नेक्स्ट प्लीज। फिर हमारे पास आता है बच्चों तीसरा डिपार्टमेंट, विच इज R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। वो कहते हैं कि आपको चॉइसेस मेक करनी पड़ेंगी हर जगह पर। अभी भी देखो हमने चॉइसेस मेक की है ना, कि हम ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, बजट कितना है, पहले रेशियो एनालिसिस क्या है।
अभी R&D में आपको क्या चूज करना है कि आप ज्यादा रिसर्च का जो फोकस है वो प्रोसेसेस की तरफ रखोगे, कि आप एफिशिएंट तरीकों से चीजें बनाना शुरू कर दो, या प्रोडक्ट को मजीद इम्प्रूव से इम्प्रूव करते जाओ, उसमें क्वालिटी ले आओ, उसके फीचर्स इम्प्रूव कर दो। दूसरा, आप बेसिक रिसर्च की तरफ जाओगे या अप्लाइड रिसर्च की तरफ जाओगे। बेसिक रिसर्च का मतलब होता है आप एक रिसर्च करते हो, जैसे आप थीसिस करते हो, रिसर्च कर लिया, उसको एक आर्टिकल लिख लिया, थीसिस लिख लिया, उसको लिखकर आपने एक साइड पर रख दिया, और वहां से जो है वो लोग मतलब फ्यूचर में अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो वो देखेगा कि इन इन चीजों की वजह से लोग छोड़कर जाते हैं, हम ये काम ना करें। ये होती है बेसिक रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का मतलब प्रॉब्लम ऑन हैंड है, फ्रंट प्रॉब्लम है, लोग छोड़कर जा रहे हैं। अब रिसर्च कंडक्ट करके देखो कि लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप बेसिक रिसर्च करोगे, अप्लाइड रिसर्च करोगे, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लीडर बनोगे, फॉलोअर बनोगे। आर यू द वन हु इज ब्रिंगिंग इन द टेक्नोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मार्केट, या आप फॉलो करने जा रहे हो उसको। चौथा, आप रोबोटिक्स में जाओगे या मैनुअल प्रोसेसेस को अडॉप्ट करोगे। आप जितना पैसा R&D पर खर्च करने जा रहे हो, अगेन उसका आपने बजटिंग करनी है। उसके अलावा R&D का डिपार्टमेंट इन हाउस होगा, खुद R&D करोगे, या फिर आपको लगता है कि आपको प्रोफेशनल्स की जरूरत है और आप आउटसोर्स कर लोगे। सातवां, आप जो रिसर्चर हायर कर रहे हो, तो यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स होंगे या फिर प्राइवेट रिसर्चर्स होंगे। सो वो कहते हैं गाइडलाइन ये है कि आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सको तो ले लो, मतलब टेक्नोलॉजी अगर आप पहली दफा मार्केट में लेकर आओगे तो आपको उसका फायदा होगा। दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर आपको लगता है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करने जा रहे हो और आपको लगता है कि उसमें चांसेस हैं 50-50% रिस्क है कि लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आप फिर ऐसे करो, किसी दूसरे को वो काम करने दो। अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो आप उसको थोड़ा सा चेंज करके इनोवेटिव इमिटेटर बनो। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है कि आप दूसरों को इमिटेट करो लेकिन उसमें इनोवेशन करके लाओ, तो आप भी एक तरह की एक नई चीज ही मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दोगे। तीसरा, वो कह रहे हैं कि अगर आप मैस प्रोड्यूसिंग करते हैं ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ चले जाते हैं, तो आपका रिसर्च का फोकस ज्यादा इस चीज पर भी होना चाहिए कि कैसे प्रोसेसेस को इतना स्मूथ कर दिया जाए और एफिशिएंट कर दिया जाए कि जो पैसे हैं वो ज्यादा से ज्यादा बचाए जा सके। नेक्स्ट प्लीज। ओके। अच्छा बच्चों, इसमें उन्होंने आपको बताया है कि कब इन हाउस करते हैं रिसर्च, मतलब खुद आप अपने डिपार्टमेंट एक बनाओगे, वही इंटरनल रिसर्चर होंगे, उनको हायर करोगे, वो खुद ही रिसर्च करेंगे, खुद ही रिजल्ट्स देंगे, या आप आउटसोर्स करोगे। तो उसकी कुछ उन्होंने आपको कंडीशंस बताई हैं। वो कहते हैं अगर आप ऐसी, देखो दो दो चीजों की बेस पर है, ठीक है। एक चीज, अगर टेक्निकल प्रोग्रेस कम है लेकिन मार्केट ग्रोथ दरमियानी सी है, तो फिर आप बेहतर है कि इन हाउस ही करो, आपको बहुत प्रोफेशनल्स को हायर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके कंपेटिटर हैं वो भी कोई इंडस्ट्री में हर दूसरे दिन नया ब्रेक थ्रू नहीं ला रहे, और ना ही कोई मार्केट की ग्रोथ बहुत अच्छी है। दूसरा, अगर आपकी टेक्नोलॉजी बार बार तेजी से चेंज हो रही है लेकिन मार्केट में ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, ठीक है, तो फिर वो कहते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा पैसा R&D में इन्वेस्ट ना करो, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी बार बार चेंज हुई जा रही है, तो हो सकता है आप आज चीज बनाते हो, 2 महीने बाद वो ऑब्सोलीट हुई पड़ी हो, और ऊपर से मार्केट में कोई ग्रोथ पोटेंशियल भी नहीं है, ये भी नहीं है कि कस्टमर बढ़ जाएंगे, बिक जाएगी। तो फिर ये सोच समझ के खर्च करो, और इन हाउस करो, और इन हाउस में भी ज्यादा इन्वेस्ट ना करो। तीसरा, अब आप जिस इंडस्ट्री के से बिलोंग करते हो, वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत आराम आराम से स्लोली मूव करती है, लेकिन जो मार्केट है वो क्विकली ग्रो कर रही है, नए नए कस्टमर्स हैं जो आई जा रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि फिर आप इन हाउस R&D कर सकते हो, ठीक है। इन 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 हाउस R&D ना करो, बल्कि इसकी बजाय क्या करो कि आप आउटसोर्स कर लो, ठीक है, क्योंकि अब जो भी नया कस्टमर आएगा और ऑलरेडी कंपेटिटर हैं और मार्केट को इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं कर रहे, तो फिर यू हैव टू बी द फर्स्ट मूवर। उसके बाद फोर्थ पे वो कहते हैं कि अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हो जहाँ टेक्निकल प्रोग्रेस भी है, मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, रैपिडली ग्रो कर रही है, और ऊपर से आपकी जो मार्केट है वो भी रैपिडली ग्रो कर रही है, अब आपकी इन हाउस एक्सपर्टीज काफी नहीं होगी, अब आपको पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अब आपको प्रोफेशनल्स को भी हायर करना पड़ेगा। तो दो चीजें हैं जो डिटरमिन करती हैं कि आप इन हाउस R&D करोगे या आउटसोर्स करोगे। नंबर वन, आप जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो वहां पर टेक्नोलॉजी कितनी रैपिडली चेंज होती है, प्रोग्रेस क्या है, टेक्निकल प्रोग्रेस। नंबर सेकंड, आपका आप जिस मार्केट में फिलहाल बैठे हो, जहाँ चीजें सेल कर रहे हो, वो मार्केट का ग्रोथ पोटेंशियल है। तो ये दो चीजें डिसाइड करती हैं। नेक्स्ट प्लीज। MIS इश्यूज। अब ये चौथा डिपार्टमेंट है हमारे पास। यहाँ पर वो कहते हैं कि MIS आपको फैसिलिटेट कर सकता है किन किन चीजों में। सो व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग योर स्ट्रेटजी,
दैट इज बेसिकली MIS फैसिलिटेशन। आप क्रॉस सेलिंग कर सकते हो कस्टमर को। व्हाट इज क्रॉस सेलिंग, एनीबॉडी? हेलो। जी जी। हेलो मैम, क्रॉस सेलिंग होता है कि आप जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं आपके, उनको रिलेटेड मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑफर करें, ये क्रॉस सेलिंग। जबरदस्त। एनी एग्जांपल कैन यू प्लीज गिव? मैम जैसे जैसे बैंकिंग में जो है, बैंकिंग फैसिलिटीज के साथ साथ हम इंश्योरेंस ऑफर कर रहे हैं कस्टमर्स को, तो ये क्रॉस सेलिंग है। वेल डन। क्रॉस सेलिंग का मतलब ये है कि आप उसको, अभी आपने सर्विसेज की एग्जांपल दी विच इज वेरी गुड, कि आपको आपको पता चल गया कि अच्छा बैंकिंग कस्टमर आपके जो हैं, उन कंज्यूमर जो हैं, क्लाइंट्स, वो इस तरह उनके कितना अकाउंट मेंटेन हुआ हुआ है, वो कितनी सेविंग्स रखते हैं, उसके थ्रू आप MIS उस सिस्टम के थ्रू, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके थ्रू आप अंदाजा लगाकर उनको ऑफर कर सकते हो। जैसे एक सर्टेन लिमिट पर आपका जब पहुंचता है, अकाउंट बैलेंस पहुंचता है, तो आपको खुद बैंक से फोन आ जाएगा, वो आपसे कहेंगे कि अब जो है वो अब हम आपको अपग्रेडेड कार्ड देना चाहते हैं या कुछ और सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। उसी तरह से जो कमोडिटीज होती हैं उनमें बहुत फायदा हो जाता है बच्चों, कि एक चीज के साथ आप दूसरी चीज सेल कर सकते हो टू द कंज्यूमर, ये देख करके वो कितना रिटेन कर रहे हैं, उनकी परचेजेस का क्या है, मतलब मैस परचेज है या बहुत कम अमाउंट में उन्होंने खरीदी है। तो एक चीज का डेटा जब हम मेंटेन करते हैं, तो MIS हमें फैसिलिटेट इस तरह से करता है कि आप साथ ही दूसरी चीज को भी ट्रैक कर सकते हो। सो बेसिकली MIS इज facilitating you in tracking the products or the services so that you can cross sell। ठीक है। उसके बाद सेकंड आ गया, आप अपने सप्लायर्स को मॉनिटर कर सकते हो। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ी दफा बताया है कि रादर देन गोइंग फॉर द रिक्विजिशन एंड द परचेज डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को रिक्विजिशन दो, वो आगे वेंडर से रब्ता करे, वेंडर बिडिंग दे, कोई इस तरह का चक्कर नहीं है। डायरेक्टली आप ईमेल जनरेट हो जाएगी, जैसे ही थ्रेशहोल्ड आएगा, आपको पता चल गया 100 यूनिट्स रह गए, जैसे ही सिस्टम को पता चला 100 यूनिट्स रह गए, उसने बगैर पूछे बताए ऑटोमेटेड ईमेल जनरेट कर दी सप्लायर को, सप्लायर आया डायरेक्टली आपको सप्लाई करके चला गया। तो इस तरह से आपका टाइम बचता है। नंबर 3, आप अपने एम्प्लॉयज और मैनेजर्स के लिए MIS होता है, एक हब होती है इन्फॉर्मेशन की, वहां से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। चौथा, आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हो टेक्नोलॉजी के थ्रू। पांचवा, आप अपने फंड्स को मैनेज कर सकते हो। ऑब्वियसली नाउ देयर आर सो मेनी सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल टूल्स अवेलेबल जो आपको अलाउ करते हैं। देखो, हमारे पास जो पैसा आ रहा होता है, जो बिजनेस पैसा कमा रहा होता है, सारा का सारा तो शेयर होल्डर्स को नहीं देता ना, बाज़ दफा दे भी देते हैं, लेकिन उसमें से जो अच्छा खासा पोर्शन है वो वापस हम इन्वेस्ट बैक भी करते हैं, ठीक है, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। प्लस हम उसको क्या करते हैं, हम उसको आगे कहीं इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो पैसे ज्यादा होते जाएं। ये जो आपके एम्प्लॉय होती हैं और प्रोविडेंट फंड जो होते हैं और ये सारा कुछ होता है, तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद वो कह रहे हैं आप मटेरियल ऑर्डरिंग का टाइम शॉर्टन कर सकते हो। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो जाएगी, बजाय आप चीजें बल्क में मंगवा कर रख लो, उसी टाइम पर ईमेल जनरेट होगी, उसी टाइम पर चीजें आएंगी और आपको बस वही चीजें जितनी ऑन हैंड चाहिए, जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट जो है। तो जो टेक्नोलॉजी है दैट इज ऑल्सो फैसिलिटेटिंग द जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट। उसके बाद बच्चों क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, सर्विसेज इंप्रूव कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज को जो है कनेक्टेड रख सकते हैं। दुनिया में कोई, अगर कोई एक्सपर्ट है आपको रेडिली अवेलेबल नहीं है इन हाउस और आपने कहीं से उसे आउटसोर्स करना है और वो कहीं बाहर है, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या फिर जो टेक्नोलॉजिकल आपके पास टूल्स हैं उनके थ्रू उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके और अभी हमने देखा कि ये हुआ, ठीक है, कोविड के टाइम में अगर हम लोग कनेक्टेड रहे हैं, एकेडेमिया के लोग कनेक्टेड रहे हैं, या अगर ऑनलाइन मीटिंग्स होती रही हैं, या जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उन्होंने भी अपने ऑर्डर्स भी लिए हैं, सारा कुछ किया है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? ये टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है। तो अब तो बल्कि लोग शायद ज्यादा इस चीज की तरफ आएंगे, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है। लेकिन ये टूल्स हमेशा से अवेलेबल थे और लोग यूज करते रहे हैं, खासतौर पे जो बड़ी फर्म्स हैं वो यूज करती हैं। लास्ट वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक टेक्निक होती है, उसको बिजनेस एनालिटिक्स भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, उसको मशीन लर्निंग या डेटा माइनिंग भी कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, हम ह्यूज में बल्क में डेटा अपने पास रखते हैं, तो वो जो डेटा है वो आपको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। आपको पता चला कि यहाँ यहाँ सेल्स अच्छी जा रही है, तो ये जितने भी कंप्यूटराइज्ड आपके पास प्रोग्रामिंग होती है, ये सारी आपको डेटा मैनेजमेंट में हेल्प आउट करती है, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। Now these all were the positive sides of the MIS, using MIS। यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों, when you are using technological tools, information technology, फिर वहां पर क्या होगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा
कि आप हैक भी हो सकते हो, आपका डेटा चोरी भी हो सकता है, आपकी वो इन्फॉर्मेशन जिसके बेसिस पर आपने मार्केट में विन कर जाना था वो कंपेटिटर के पास भी जा सकती है। तो वो कहते हैं कि हम वल्नरेबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपना डेटा ऑनलाइन। किसी की मैनुअल फाइल चुराना और किसी की ऑनलाइन फाइल चुराना, अब उसमें थोड़ा डिफरेंस है। क्या है, एमआईएस आपको जहां फैसिलिटेट कर रहा है, जो सबसे बड़ा इशू है जिस पर कंपनीज हजारों लाखों रुपए खर्च भी करती हैं, क्या होता है, वो अपनी डेटा की प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, कि हैक ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, इधर उधर ना चला जाए। सो ये चीजें आपने देखनी होती है। आई थिंक दैट्स इट विद दिस चैप्टर, और वी हैव अ रिमेनिंग स्लाइड। दैट्स इट। तो वी आर डन विद द चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 9 में से हमने सिर्फ 2 टॉपिक्स करने हैं, जल्दी से उसको करके खत्म करते हैं, फिर मैं आपके सिलेबस की तरफ आती हूँ। मूव ऑन की बात प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ओके, फर्स्ट है बच्चों हमारे पास रूमेल्स क्राइटेरिया फॉर एवेल्युएटिंग स्ट्रेटेजी। अगर आप ये देखना चाहो कि आपकी जो स्ट्रेटेजी थी, ठीक है, वो कितनी को अच्छी थी, या वो कितनी इफेक्टिव रही, एफिशिएंट रही, पहला तरीका ये है कि ये देखो कि जो गोल्स थे, हमने वो विजन मिशन से स्टार्ट करके इंडिविजुअल टास्क तक आए थे। याद है ना, हमने वर्टिकल इंटीग्रेशन की हायरार्की बनाई थी। सो इंटरनल असेसमेंट का पहला क्राइटेरिया ये है, अगर आप ये देखना चाहो कि स्ट्रेटेजी इंटरनली कितनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म की है, आपका प्लान कितना अच्छा था, तो सबसे पहले तो ये देखो कि क्या हमारे विजन से लेकर इंडिविजुअल टास्क तक, विजन है, मिशन है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, एनुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, टास्क हैं, पॉलिसीज हैं, क्या ये सारी चीजें अलाइंड है? अगर ये सारी चीजें अलाइंड है तो आपकी जो स्ट्रेटेजी थी वो इफेक्टिव थी। नेक्स्ट प्लीज। दूसरी चीज, क्या आपने जो स्ट्रेटेजी सेट की है या की थी, या जिसको इम्प्लीमेंट आप कर चुके हो, अब हम एवेल्युएशन में आ गए। 3 स्टेजेस थी, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्युएशन। फर्स्ट 6 चैप्टर्स में हमने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट की, सिलेक्ट की। 7th और 8th चैप्टर में हमने इम्प्लीमेंट करके देखा। 9th चैप्टर इज स्ट्रेटेजी एवेल्युएशन। तो अब दूसरी चीज वो जो है, वो ये देखो कि आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी वो सारी फिजिबल थी आपके लिए, वो रियलिस्टिक थी, क्या जो रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड थे वो मौजूद थे, और उन रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए आपकी जो बजटिंग थी या एस्टिमेशन थे वो ठीक गए, और वो आपके लिए फिजिबल रही या नहीं रही। नेक्स्ट प्लीज। एक्सटर्नली अगर देखना चाहो तो ये देखो कि आपने क्या कॉन्सोनेंस या हार्मनी क्रिएट की इन्वायरमेंट के साथ। मतलब इन्वायरमेंट बदल रहा था तो क्या आपके प्लान्स भी बदल रहे थे, और क्या जो चेंज्ड इन्वायरमेंट था, आपके प्लान्स इतने अच्छे थे कि उन्होंने उनको एड्रेस कर लिया। मतलब जैसे अभी देखो कि हमें पता चल गया कि मतलब नहीं हो सकता, ऑन कैंपस एडमिशन नहीं हो सकते, या उस तरह से फिजिकली लिया जा सकता, क्या आपने वो फैसिलिटी प्रोवाइड की? या अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करो, तो क्या अगर आपका एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो आपकी जो स्ट्रेटेजी, नई स्ट्रेटेजी थी, आपने देखा होगा इस कोविड के टाइम में जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज थी स्पेशली, वो ऑल टुगेदर चेंज होगी। आपने एड्स देखे होंगे, आपने सारी चीजें देखी होंगी, वो सारी इसी चीज के गिर्द घूम रही थी। जो मुझे सबसे स्मार्ट एड लगा, आप लोगों ने भी देखे होंगे, वो मुझे लाइफ बॉय का लगा। उन्होंने सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट को करते हैं, उनके एम्बेसडर है, मेरा ख्याल है आयजा खान है। वो एक एड आया, उसमें उसने कहा कि मैं जब भी आती हूँ मैं आपसे कहती हूँ कि आप मतलब लाइफ बॉय यूज करें। लाइफ बॉय था, डेटोल था, लाइफ बॉय था, आप वो यूज करें। लेकिन अब मैं आपसे कह रही हूँ कि जो करंट सिचुएशन है उसमें आप हाथ धोने, चाहे आपको किसी भी तरह का सोप अवेलेबल है या कुछ भी है, तो दैट वाज वेरी स्मार्ट मूव, जिसमें आप अपना सीएसआर भी शो कर रहे हो, लेकिन आप अपनी ब्रांड को भी एंडोर्स कर रहे हो। तो जब एनवायरनमेंट चेंज होता है, अगर आपकी स्ट्रेटेजी उसके साथ हार्मनी में आ जाती है, मतलब वो भी उसके मुताबिक चेंज हो जाती है, वो एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट। एडवांटेज, सारी बातें छोड़ें, जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई और जिसको आपने फॉर्मुलेट किया, सिलेक्ट कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, क्या उससे आपको किसी किस्म का फायदा होगा? इफ द प्लान इज गिविंग यू द competitive एडवांटेज, तो हमारी स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन पूरी हो जाती है बच्चों। हमने स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन ये बताई थी कि एक ऐसा लॉन्ग टर्म प्लान, एक ऐसा क्रॉस फंक्शनल प्लान जिसमें वर्टिकल इंटीग्रेशन भी होगी, जिसमें हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी होगी, और एट द एंड ऑफ द डे वो हमें क्या दे रहा होगा, एक सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज। तो अगर ये 4 चीजें आपकी स्ट्रेटेजी में थी, तो रोमिल्स के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आपकी स्ट्रेटेजी इफेक्टिव। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट।
नेक्स्ट, यस, जूम इन नहीं कर सकते या शायद कर भी सकते हैं, कैन वी फिलहाल। ओके, ये बड़े वाले ग्रीन बॉक्स को देख लो पहले, जो दोनों एरोज के आगे है। इसका मतलब है कि आपने करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 1 देखो। जब हम प्लानिंग करते हैं ना, जब हम सिंपल मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, स्ट्रेटजीज नहीं बना रहे होते हैं, मतलब हमारे जहन में ये नहीं होता कि हमने कम्पेटिटिव एडवांटेज लेना है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, चीज को प्लान कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, एवेल्युएट कर लिया। अब क्या करना है, स्ट्रेटजी एवेल्युएशन फ्रेमवर्क ये कहता है कि वही पेस्टल जो आपने पहले कंडक्ट किया था, वही आईएफई ईएफई जो आपने पहले बनाया था, वो दोबारा बनाओ। और ये देखो कि जिस टाइम में स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हो रही थी, ठीक है, क्या उस टाइम में कोई चेंजेस आए हैं इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो आपको, आप जब आईएफई और ईएफई बनाओगे तो आपको खुद ही उसके स्कोर से पता चल जाएगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या चीजें चेंज हुई है। अगर तो सिग्निफिकेंट चेंजेस अकर नहीं हुए, नो, मतलब तकरीबन हालात वही थे स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते करते, फिर आप नीचे की तरफ आओ, कहाँ जाओगे, आप एक्टिविटी 2 पे चले जाओगे। अब फिर जो वही स्ट्रेटेजी है, उसी की परफॉर्मेंस मेजर करो, उसी स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू करो, परफॉर्मेंस मेजर करो। अगर तो रिजल्ट्स वही आए हैं जो आप चाह रहे थे, यस, मतलब अगर कोई किसी किस्म की डेविएशन नहीं हुई, नो, तो फिर एक्टिविटी 3 में चले जाएंगे, विच इज कंटिन्यू विद द प्रेजेंट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। तो किन सूरतों में आप करेक्टिव एक्शन वाले बॉक्स में जाओगे, जब दो सवालों के जवाब यस में आएंगे। नंबर 1, अगर तो आपका आईएफई ईएफई चेंज हो जाता है, एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, फिर करेक्टिव एक्शंस लो, मतलब स्ट्रेटेजी को चेंज करने की जरूरत है। नंबर 2, अगर आप जो रिजल्ट्स चाह रहे थे वो नहीं आए, तो फिर करेक्टिव एक्शंस हम लेते ही लेते हैं। ये तो वैल्यूएशन का बेसिक क्राइटेरिया है ना। वैल्यूएशन का बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है, करंट परफॉर्मेंस मेजर करो, नंबर 2 उसको कंपेयर करो जो आपने टारगेट सेट किया हुआ था, नंबर 3 जब वो टारगेट आप सेट कर चुको और देख चुको, अगर किसी किस्म की डेविएशन हुई है या अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आए, तो करेक्टिव एक्शन लो। तो ये वाला काम बच्चों, जो वैल्यूएशन है, ये आप ऑन गोइंग बेसिस पर कर सकते हो, मतलब बार बार कर सकते हो। बल्कि जो अच्छी कंपनीज हैं या जो ज्यादा आपके पास सक्सेसफुल कंपनीज हैं, वो वही होती हैं बिजनेसेस जो बार बार वैल्यूएशन के प्रोसेस को कर रहे होते हैं, ताकि साथ साथ अपडेटेड रखें, फीडबैक देते रहें एम्प्लॉइज को भी, अपने मैनेजर्स को भी, सबको बताते रहें कि क्या हम जो चीज अचीव करना चाह रहे हैं वहां तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड को हम बैलेंस स्कोर कार्ड इसलिए कहते हैं, आप लोगों ने मार्केटिंग में पढ़ा होगा, ये लास्ट टॉपिक है जो हमने इस चैप्टर में करना। बैलेंस करना होता है लॉन्ग टर्म कंसर्न्स को शॉर्ट टर्म कंसर्न से, फाइनेंशियल को नॉन फाइनेंशियल से, इंटरनल को एक्सटर्नल से। कस्टमर्स हमारे पास जो होते हैं वो क्या होते हैं, 1 मिनट लेफ्ट, ओके, इसी को ही कंटिन्यू कीजिएगा, वाह, अभी हम माइंड अप करेंगे। जी बेहतर।